हमने सबसे पहला जो काल में बांटा था वो था 450 AD टू 1100 AD और इसका नाम हमने दिया था ओल्ड इंग्लिश, जिसको बुक्स में शॉर्ट में OE भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार चर्चा कर दूं कि ओल्ड इंग्लिश जो थी उस समय निश्चित रूप से उससे पहले ग्रीक, लैटिन, इसका काफी प्रभाव था ओल्ड इंग्लिश में। और ओल्ड इंग्लिश की लिखावट, ओल्ड इंग्लिश में अक्षरों की संख्या, शब्दावली सब काफी भिन्न था। आज के डेट में हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं उस इंग्लिश से काफी कुछ डिफरेंस था ओल्ड इंग्लिश। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, हम लोग अभी लिखते हैं जो गो स्पेलिंग लिखते हैं वो लिखते थे GOE, ठीक है। हम लोग लिखते हैं हैव या हैड, वो लिखते थे हैथ। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस है जो आप अलग अलग पोएट्री में, खास करके आप पोएम में पढ़ेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो ओल्ड इंग्लिश 450 AD में शुरू हुआ और 1100 AD के आते आते इसमें बदलाव आने लग गया। अब क्या बदलाव आने लग गया, कैसे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम करते हैं फिर से। तो इसकी चर्चा करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि हमें फिर से मैप पे चल के समझना पड़ेगा। अगर हम मैप पे फिर से चले तो हम देखते हैं लेट्स सी, हम फिर से मैप की ओर चलते हैं और देखते हैं। चलिए पहले वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि हम लोग देखे थे कि 43 BC के आसपास क्या किया, जर्मनी के मुख्य रूप से 3 जो घुसपैठिया थे, इसने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया, अपना शासन कर लिया। लेकिन 5वीं सदी, 5th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि ब्रिटेन में जितने भी घुसपैठिया था वो सब सेटल हो गया फिर से वापस जर्मनी में। इसके बाद काफी समय तक ब्रिटेन पर ब्रिटेन के लोगों का शासन रहा। लेकिन 1066 AD में फिर फ्रांस की बुरी नजर पड़ गई ब्रिटेन पे। उस समय ब्रिटेन भी नाम था, इंग्लैंड भी नाम था। क्या हुआ, फ्रांस के 2 शासक, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी एवं विलियम द कॉन्क्वेरर, ये 2 शासक थे, इसकी बुरी नजर पड़ गई और इन दोनों ने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, ये ड्यूक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है किंग। और नॉर्मैंडी जगह का नाम है, यहाँ के लोग का टाइटल होता है नॉर्मैन। इसके एक नॉर्मन टाइटल से एक याद आपको दिलाऊं, नॉर्मन लेविस, वर्ड पावर की एक बहुत बढ़िया बुक है नॉर्मन लेविस, जिस बुक का नाम है वर्ड्स आर मेड इजी। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखे है जिसमें उस बुक में जितने भी वर्ड्स दिए हुए उसको पढ़ाने के लिए, तो वर्ड पावर कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छी बुक है वो। तो उस वीडियो को भी आप रेफर करेंगे, इन कमिंग फ्यूचर यू विल बी गिवन लिंक। ओके, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, तो मतलब क्या हुआ, नॉर्मन के जो नॉर्मैंडी जगह है वहां के राजा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
और विलियम द कन्क्वेरर, विलियम जो होता है वो क्या है, टाइटल है। आप देखो विलियम शेक्सपियर या विलियम जो भी टाइटल कोई होगा तब समझ लो उसका मूल निवास कहाँ का है, फ्रांस का। तो कन्क्वेरर मतलब होता है विजेता। दो शासक जो था द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी और विलियम द कन्क्वेरर, इस दोनों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया किस पे, ब्रिटेन पे, और फिर से ब्रिटेन को गुलाम बना दिया। अब देखो कोई भी जब कहीं पे किसी को गुलाम बनाता है किसी देश को, तो सबसे पहले वहां के राजा को चेंज करता है, फिर क्या करता है वहां के जो सेनापति होता है उसको चेंज करता है, फिर क्या होता है जितने भी बड़े बड़े, जिसको ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, नौकरशाह कहते हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उसको चेंज करता है। तो अब इन सभी ब्रिटेन में सभी जगह पे अब क्या हो गया, फ्रांस वाले लोग आ गए, अब फ्रांस का शासन हो गया यहाँ पे। ये जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रांस के लोग थे, इनकी भाषा कौन सी थी, फ्रेंच। आप स्टेप बाय स्टेप समझे। 1066 एडी में फ्रांस के दो शासक, एक का नाम था द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी और दूसरा का नाम था विलियम द कन्क्वेरर। ठीक है, इसने क्या किया, विलियम द कन्क्वेरर ने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया और यहाँ पर अपना शासन कायम कर लिया। शासन कायम किया तो सबसे पहले क्या किया उसने, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी था, सेनापति था, सब पे फ्रांस के लोगों को स्थापित कर दिया। और फ्रांस के जो भी लोग वहां स्थापित हुए वे लोग कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच। जबकि ब्रिटेन के लोकल लोग कौन सी भाषा उस समय बोल रहे थे, इंग्लिश। लेकिन चूंकि जिसके पास ज्यादा ताकत रहती है उसकी बात ज्यादा चलती है, फ्रांस के लोगों ने क्या किया, जो ये दोनों शासक थे, एक समय आया कि इस ब्रिटेन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसको बना दिया गया फ्रेंच। ब्रिटेन के ऑफिशियल लैंग्वेज अब क्या बन गया, फ्रेंच। सॉरी। अब यहां स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि स्थानीय लोग इंग्लिश बोलते थे और जो पदाधिकारी लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। और आज हमारे यहाँ, हमारे देश में जैसे इंडिया में सॉरी, जिस तरह से इंग्लिश के लिए होड़ लगी हुई है कि स्थानीय लोग इंग्लिश वो हिंदी बोलते हैं और जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक इसी तरह से उस समय क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े पद पे लोग थे वो सब बोलते थे फ्रेंच, और जितने भी लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, लोअर लेबर क्लास के लोग थे, वो लोग बोलते थे इंग्लिश। अब सब लोगों में फ्रेंच सिखाने की एक होड़ लग गई, ऐसी होड़ लगी कि सब लोग अपने बच्चों को फ्रेंच सिखाना शुरू किया। इसके पीछे दो और कारण था। एक कारण ये कि वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, वो बना दी गई फ्रेंच को। मतलब कोर्ट में जितने भी काम होते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में होते थे। किसी को अगर सिविल में नौकरी चाहिए, मतलब कि सरकारी नौकरी चाहिए थी, जिसको फ्रेंच आती थी उसी को सरकारी नौकरी देता था। तो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से लोगों में एक होड़ मच गई कि वो बच्चों को अपने फ्रेंच सिखाने लगे। आप सोच सकते हैं कि अब फ्रेंच का ही बोलबाला पूरे ब्रिटेन में हो गया। अब जिधर देखो लोग फ्रेंच की बात करते थे। अब ऐसी स्थिति में जो पहले इंग्लिश थी उसमें फ्रेंच वर्ड्स बड़े पैमाने पे शामिल हो गए। क्या हो गए, फ्रेंच वर्ड्स बड़े पैमाने पर शामिल हो गए। और मात्र देखो 1066 एडी में ये लोग आए थे और 1066 एडी से मात्र 34 साल में, ओनली विद इन 34 ईयर्स, अब अंग्रेजी का स्वरूप ही बदलने लग गया और अब इंग्लिश में ज्यादातर लोग फ्रेंच शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए। यही वजह है कि 1100 एडी आते आते ओल्ड इंग्लिश का स्वरूप बदल गया और मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हो गई।
फिर से समझिए इस बात को। 1066 एडी में ब्रिटेन में फ्रेंच का आगमन हुआ, फ्रांसीसी लोगों का आगमन हुआ। वो फ्रांसीसी लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे? फ्रेंच बोल रहे थे। और फ्रेंच भाषा पूरे ब्रिटेन पे हावी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल कोर्ट की भाषा कौन सी बना दी गई थी? फ्रेंच की। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए था तो उसको कौन सी भाषा आनी चाहिए थी? फ्रेंच। जिसकी वजह से पूरे अंग्रेजी का स्वरूप बदल गया और फ्रेंच वर्ड्स बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हो गया, और जिसकी वजह से अंग्रेजी के एक नए स्वरूप की शुरुआत हो गई, अंग्रेजी के एक नए काल की शुरुआत हो गई। और उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? मिडिल इंग्लिश के नाम से। अब यहाँ एक बात मैं कह दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है जो 1066 से ही मिडिल इंग्लिश को काउंट करता है, बोलता है कि नॉर्मन, ये द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी और विलियम द कॉन्करर दोनों आया उसी समय से इसका काल चेंज हो गया। जबकि कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि नहीं, जब वहाँ के अंग्रेजी के भाषा में परिवर्तन होना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया स्पष्ट रूप से, तब से माना जाएगा। तो 1100 एडी से मानते हैं। आप दोनों समझ लीजिए, जैसा आपके ऑप्शन में हो उस हिसाब से काम करिए। वैसे अब भी आज के डेट में ज्यादा सर्वमान्य लोग 1100 एडी को मानते हैं, क्योंकि वो 1066 में उसने आक्रमण किया था। बट भाषा के स्वरूप में परिवर्तन कब आया? 1100 एडी में स्पष्ट दिखने लग गया। तो लॉजिक ज्यादा जाता है 1100 एडी को मानना। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। और अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं मिडिल इंग्लिश में। चलिए देखते हैं मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ और फिर आगे बढ़ते हैं। इस सब का पीडीएफ आपके पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि उसमें देख करके आप अपना स्टडी करें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम लोग मिडिल इंग्लिश में पहुंच गए और मिडिल इंग्लिश का काल जो डिसाइड किया गया वो 1100 एडी से 1500 एडी। हम लोग आ गए हैं 1100 एडी टू 1500 एडी और इसका नाम है मिडिल इंग्लिश। अभी ये इस इंग्लिश को हम देखें, थोड़ा गौर करिए, तो पहले प्रभाव था ग्रीक का, फिर लैटिन का, ये दोनों का प्रभाव था। लेकिन ओल्ड इंग्लिश के काल अंत में अब इसमें किसका प्रभाव पड़ गया? काफी फ्रेंच। और मिडिल इंग्लिश के काल में फ्रेंच वर्ड्स हावी था। ये लगभग, ये जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच थे, फ्रांसीसी लोग जो थे, ये लगभग 150 साल तक शासन किया। तो आप समझ सकते हो कि 1200 समथिंग एडी तक इन लोगों ने शासन किया और पूरे इंग्लैंड को फ्रांस अपना रूप रंग दे करके चला गया। इसी बीच एक राइटर जन्म लिए 1340 एडी में। हालांकि इनके जन्म के लेकर के भी बड़ी दुविधा है। समवॉट 1340 से लेकर 1343 के बीच इनका जन्म माना जाता है और वो भी एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम, ना ही एग्जैक्ट प्लेस, बर्थ प्लेस मालूम, बट ही इज वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। 1340 एडी के में जन्म लिए जियोफ्री चौसर। देखो, जियोफ्री चौसर एक मिडिल इंग्लिश के एक महान लेखक माने जाते हैं। उस समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास नहीं हुआ था। जो भी थी मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी। तो जियोफ्री चौसर ने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन एक पुस्तक जिसका नाम था
द कैंटरबरी टेल्स। पुस्तक का क्या नाम था? द कैंटरबरी टेल्स। देखिए, ये कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली, टेल्स मतलब क्या होता है? कहानी। कैंटरबरी ब्रिटेन में एक जगह का नाम है। तो कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखा, और वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा। आप समझ सकते हो कि जिस समय पूरे ब्रिटेन पर फ्रेंच हावी था, पूरा हावी था फ्रेंच, और वैसे समय में इन्होंने लिखा कैंटरबरी टेल्स, और ये किस में था? इंग्लिश में। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश को के जन्मदाता, क्योंकि फ्रेंच ने तो उसको मार ही दिया था, इंग्लिश के जन्मदाता कौन बने? जियोफ्री चौसर। क्योंकि उस काल में, जिस काल में सब चारों तरफ सिर्फ फ्रेंच फ्रेंच नजर आता था, इंग्लैंड में भी, उस समय इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखा, और कैंटरबरी टेल्स पूरी तरह से इंग्लिश में लिखा इन्होंने, और ये बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। यही वजह है कि जियोफ्री चौसर को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश, द फादर ऑफ इंग्लिश। जियोफ्री चौसर को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश। हालांकि इसके डिटेल्स में ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ते हैं जो इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। वास्तव में द कैंटरबरी टेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, एक पूरा ग्रुप होता है तीर्थ यात्रियों का, ठीक है, और वो तीर्थ यात्री क्या करते हैं, लंदन से यात्रा पे निकलते हैं, और एक लंबी यात्रा करके वो उन्हें पहुंचना रहता है कैंटरबरी। कैंटरबरी जगह का नाम है ब्रिटेन में। कैंटरबरी में एक बहुत बड़ा चर्च है, कैथेड्रल चर्च। तो एक्चुअली क्या था, उन लोगों को पहुंचना था, और यात्रा करने में तो लंबी टाइम लगती थी। यात्रा के दौरान जितने भी पिलग्रिम्स थे, जितने भी तीर्थ यात्री थे, उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि सभी लोग दो दो कहानियां सुनाएगा, और जिसकी कहानी सबसे अच्छी मानी जाएगी वही कहानी, उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा, और इनाम में क्या होगा कि उस व्यक्ति के सम्मान में वापसी में भोज की जाएगी। तो बहुत सारे यात्री थे, और सबके लिए वास्तव में यह एक कहानी लिखने का काम किया था इस तरह से इन्होंने, जियोफ्री चौसर ने। और उसमें इन्होंने किया क्या था कि हर सेक्शन के, एजुकेशनिस्ट है, फार्मर है, वैश्य है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय इन द सेंस जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो सब लोगों के एंगल से इन्होंने कहानी दो दो बनाई, और वो सभी का जो एक कलेक्शन हुआ बुक, उसी बुक का नाम पड़ गया द कैंटरबरी टेल्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग बुक रही, और यह, इस बुक को लिखा ही गया था पूरी तरह से इंग्लिश में, उसमें फ्रेंच शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ा कारण बना इनको द फादर ऑफ इंग्लिश का खिताब दिलाने में। तो अब मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जियोफ्री चौसर, जनरली लोग जियोफ्री भूल जाते हैं, चौसर खूब याद रखते हैं टाइटल इनका। तो जियोफ्री चौसर को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश। एक समय था जब मिडिल इंग्लिश को द इंग्लिश ऑफ चौसर भी कहा जाता था, द इंग्लिश ऑफ चौसर। तो ये इतने प्रोमिनेंट हुए, इतने फेमस हुए कि इनके पूरा एक काल का नाम इनके नाम पे रख दिया गया। जो मिडिल इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश का दूसरा नाम हो गया चौसर इंग्लिश, या द एज ऑफ चौसर, द इंग्लिश ऑफ चौसर। तो इस तरह से इतना बड़ा सम्मान इनको दिया गया, द एज ऑफ चौसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि कैसे मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ। तो इस काल का एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि 1100 एडी से 1500 एडी के बीच में जियोफ्री चौसर का जन्म हुआ, और इसी में इनको खिताब मिला द फादर ऑफ इंग्लिश। एक और घटना है
जिसको बोलते हैं रीनेसेंस। देखो, रीनेसेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम कह सकते हैं रिनेसेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या रिनेसेंस ऑफ इंग्लैंड। तो रिनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं कि जब फ्रांसीसी थे, वो लोग जब ब्रिटेन में आए तो ब्रिटेन में काफी समृद्धि उन्होंने लाया। उससे पहले ब्रिटेन में उतनी समृद्धि नहीं थी जितनी समृद्धि फ्रेंच लोगों के आने के बाद हुई। तो फ्रेंच लोगों ने वहां समृद्धि ला दी, काफी लोग संपन्न होने लगे। तो वो लोग जो पहले खाने के लिए बारे में ज्यादा सोचते थे, खाना कहाँ से आएगा, अब उन्हें खाने की टेंशन नहीं रही। जब पेट भरना आसान हो गया तब उन्हें मनोरंजन का सूझा, और जब मनोरंजन का सूझा तब उन्होंने आर्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब उन्होंने म्यूजिक के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब उन्होंने पोएट्री के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब उन्होंने अलग अलग तरह के जो स्टोरीज है उस सब के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो इन चीजों का डेवलपमेंट होने लग गया। और पोएट्री के क्षेत्र में भी जियोफ्री चौसर का बहुत बड़ा योगदान था। इवन द फादर ऑफ पोएट्री भी उन्हीं को कहा जाता है। तो इस काल में इन सब का विकास होने लग गया, और इस सब के विकास होने से इंग्लिश का दायरा बढ़ने लग गया, और इंग्लिश में बहुत नए नए आर्टिस्टिक वर्ड्स आने लग गए, साहित्य से जुड़े हुए शब्द आने लग गए। अब लोगों की अप्रोच इजी हो गई साहित्य तक, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, क्योंकि लोगों के पास खाने की टेंशन नहीं थी। अब खाली समय रहता था तो उस समय मनोरंजन के लिए क्या हो, तो जाहिर सी बात है कला, संगीत, साहित्य, इस सब में लोग इंटरेस्ट लेने लग गया। और इन सब की वजह से इंग्लिश में काफी कुछ परिवर्तन नजर आने लग गया। वो जो इंग्लिश पहले वाली थी, ओल्ड इंग्लिश से बदल करके फ्रेंच की वजह से जो थोड़ा बहुत धूमिल हो गया था, अब फिर से ये उभरने लग गया। और देखो, इसका जो काल है रिनेसेंस का, वो मोटे तौर पे 1400 एडी से 1600 एडी का माना जाता है, लेकिन कुछ राइटर्स इसको 1500 से 1700 भी मानते हैं। कुछ राइटर्स इस पे स्पेसिफिकली जब बात करते हैं तो 1485 में इसमें ज्यादा अंतर नजर आने लग गया था, तो कुछ लोग इसलिए उसको 1500 से मानते हैं। बट ओवरऑल एक सर्वमान्य 1400 से 1600 एडी भी है रिनेसेंस का पीरियड। तो दो चीजों का प्रभाव हुआ मिडिल काल में। मिडिल इंग्लिश में दो प्रभाव हुआ, एक जियोफ्री चौसर और दूसरा रिनेसेंस। रिनेसेंस मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या हो गया? साहित्य, कला, कविता, संगीत आदि का विकास, और इस सब की वजह से भाषा में परिवर्तन नजर आया। तो इन दोनों के प्रभाव से भाषा के एक नए काल की शुरुआत हो गई, और उस नए काल का नाम पड़ा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। तो अगर मोटे तौर पे हम आपसे बात करें कि मिडिल इंग्लिश से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में परिवर्तन लाने वाला कौन थे, क्या दो कारण है? एक जियोफ्री चौसर और दूसरा रिनेसेंस। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार देख लेते हैं कि पीछे क्या क्या करेंगे। अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार आज आपने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आज हमने पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश से कैसे बदलाव आया, किसमें? मिडिल इंग्लिश में।
एक हमने ये पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा फ्रांस के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी एंड विलियम द कन्क्वेरर के बारे में, इसके बाद हम चले आए मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आई होप यू कैन रिमेम्बर इट। एक चौसर के बारे में पूरा डिटेल्स हमने किया, दूसरा रिनेसेंस के बारे में हमने किया। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आज के क्लास का निचोड़ हमारा ये रहा, और इससे हम लोग पहुंच गए हैं मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो एक और वीडियो लगेगा हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को पूरा करने में, उसके बाद हम लोग विधिवत ग्रामर शुरू कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।